हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंजॉय केमिस्ट्री विथ यश। डाउट डिस्कशन की इस सीरीज के बिल्कुल नए फ्रेश वीडियो लेक्चर्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन है, नंबर ऑफ HCl molecules present in 10 ml of 0.1 molar HCl solution। देखते हैं क्वेश्चन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो पहले तो आपको मोलारिटी और वॉल्यूम दिया है। तो मोलारिटी क्या होता है स्टूडेंट्स? मोलारिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। और नाउ मोलारिटी इज 0.1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ऑफ HCl हमें फाइंड करना है एंड 10 ml। ध्यान रहे कि यहाँ मोलारिटी होता है मोल पर लीटर, तो यहाँ वॉल्यूम क्या होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। दैट इज 10 इंटू 10 टू द पावर -3। तो N2 हो जाएगा 0.1 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर -3। सो ये हो गया 10 टू द पावर -3 मोल HCl। ठीक है, तो ये मोल है, लेकिन मॉलिक्यूल्स पूछा है ना स्टूडेंट्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर बनेगा यहाँ पर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 20 HCl मॉलिक्यूल्स। ठीक है, लेट्स सी विच ऑप्शन मैचेस 6.022 इंटू 10 टू द पावर 20 मॉलिक्यूल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 700 मिलीमीटर प्रेशर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए कि देयर शुड बी अ रिलेशनशिप बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड मिलीमीटर। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिए कि 1 एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू होता है 760 मिलीमीटर। तो कभी कभी टॉर के फॉर्म में भी दे देते हैं, तो टॉर भी यही हो गए। ठीक है ना, तो ये रिलेशनशिप हम याद रखेंगे। और उसका वॉल्यूम क्या है? 760 सीसी। सीसी का मतलब होता है 1 सीसी माने 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, दैट इज 1 सेंटीमीटर क्यूब, और जिसको हम 1 ml के बराबर ले सकते हैं। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन दिस वॉल्यूम इज। तो ये जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन में टेम्परेचर तो स्टैंडर्ड है लेकिन प्रेशर स्टैंडर्ड नहीं है। तो इस केस में प्रेशर स्टैंडर्ड नहीं है तो हम STP वाली कंडीशन नहीं ले सकते स्टूडेंट्स। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमें कन्वर्ट कर लेनी है दो चीज। प्रेशर है 700 मिलीमीटर, दैट शुड बी कन्वर्टेड इनटू एटमॉस्फेयर बाय डिवाइडिंग विथ 760, एंड वॉल्यूम जो है वो 760 सेंटीमीटर माने मैं यहाँ ml लिख देता हूँ, तो ये बन जाएगा 0.76 लीटर, या तो आप कह सकते हैं कि 760 डिवाइडेड बाय 1000 लीटर। अब मैं यहाँ पर कंडीशन जो है ना उसको मैं ऑफ कोर्स टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस भी नहीं चलेगा, उसको आपको लेना पड़ेगा 273 केल्विन। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन, और वो है PV इज इक्वल्स टू nRT। तो n क्या हो जाएगा? PV अपॉन RT हो जाएगा। नाउ P हो गया आपका 700 डिवाइडेड बाय 760, V हो गया आपका 760 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, तो PV आ गया, R की वैल्यू होगी 0.0821 और टेम्परेचर है आपका 273। ठीक है, तो इसे प्रैक्टिकली अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये दोनों तो कट जाएंगे। ठीक है, अब बचा क्या? तो इसको 2 जीरो से यहाँ पर भी आप काट सकते हैं, तो यहाँ पर बच जाएगा 7 और यहाँ पर हो जाएगा 0.082 है ना, उसको कर देते 0.821 इंटू 273 कर सकते हैं। ठीक है, इतने नंबर ऑफ मोल्स है। और आपको करना क्या है स्टूडेंट्स? आपको करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेक करें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इतने नंबर ऑफ है, उसको आप क्या कर लेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो 7 ये हो गया 0.821 इंटू 273, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23।
ठीक है, चलो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट निकालने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए 0.0821 जो होता है ना वो 1/12 होता है। 0.821 है, उसको मैं ले सकता हूँ 10/12। तो यहाँ पर 7 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 और ये बनेगा 10/12 और 273। तो इसे अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 12 तो ऊपर चला जाएगा, 7 इंटू 12 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, नीचे है 10 और यहाँ है 273। अब इसको किसी तरह मैं 3 से काट लूं तो ये बनेगा ये 4 और ये बनेगा 91। ठीक है, अब ये मान लेते हैं कि ये 90 है। 90 क्या है स्टूडेंट्स? 90। तो 6 और इसको मैं 6 मान लूं तो ये पूरा 6 है ना, ये 15 से कट जाएगा। तो ऊपर है 28 और इसको भी अगर मैं काट लूं तो ये 2 से कट जाए। नहीं, ऐसा नहीं करते स्टूडेंट्स। तो ये है 28/15 और ये 10 जो है ना, इसको मैं कर देता हूँ 10⁻22। तो ये ऑलमोस्ट 28 को मैं 30 मान लू ना, तो ये ऑलमोस्ट 2 के बराबर होगा। तो 2 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स जो है ना, उसके आसपास का आंसर अगर कोई अवेलेबल है तो पहले वो चेक करते हैं स्टूडेंट्स। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो हमने अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व कर लिया। इसका आंसर क्या है? 1.88 इंटू 10⁻22 है और हमारा आंसर 2 इंटू 10⁻22 आ रहा है। तो पूरा ये थोड़ा मैथमेटिकली चैलेंजिंग क्वेश्चन था, तो हमने अप्रोक्सीमेशन से उसको सिंप्लीफाई कर लिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे स्टूडेंट्स। ओके, number of molecules, let's see, number of moles of carbon dioxide which contain 8 ग्राम ऑक्सीजन। बोलो क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें क्या होना चाहिए? 8 ग्राम ऑक्सीजन होना चाहिए। तो पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट है 44 ग्राम पर मोल। इसका मतलब क्या हुआ कि 44 ग्राम कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें 32 ग्राम ऑक्सीजन है। चेक करो, इज इट फाइन? तो 32 ग्राम ऑक्सीजन किस में है? 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में है। तो 32 ग्राम ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन 1 मोल CO2 और हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 8 ग्राम ऑक्सीजन, दैट इज 8 ग्राम ऑक्सीजन is present in 8/32, that is 0.25 mole carbon dioxide. So 0.25 mole is our answer. ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के हमें मोल्स फाइंड करने हैं और उसमें ऑक्सीजन का वेट दे करके क्वेश्चन पूछ लिया है। ओके, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। ओके, let's see, 224 ml of a triatomic gas। ट्राइएटॉमिक गैस का मतलब क्या होता है? एक ऐसा गैस जिसके अंदर वो एलिमेंट 3 एटम्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हाइपोथेटिकली अगर मैं मान लूं तो उसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगी X3। और अगर मैं रियल टाइम एग्जांपल दूं तो आपको ओजोन के बारे में पता है कि ओजोन के अंदर ऑक्सीजन के 3 एटम्स है, तो उसको ट्राई एटॉमिक कहते हैं। फॉस्फोरस अगर है तो वो टेट्रा एटॉमिक है, सल्फर है तो वो ऑक्टा एटॉमिक है। आगे बढ़े, मास ऑफ 1 ग्राम एट 273 केल्विन एंड 1 atm, इसको कहते हैं स्टूडेंट्स एसटीपी।
देन द मास ऑफ वन एटम का मास पूछा है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम उसके एक मोल मॉलिक्यूल का मास निकालते हैं। देखो ध्यान से कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, एट एसटीपी में कह सकता हूं कि 224 ml गैस का मास कितना दे रखा है, 1 ग्राम दे रखा है। Therefore 22400 ml गैस का मास में डायरेक्टली लिख रहा हूं 100 ग्राम। अब इतना वॉल्यूम दैट इज 22.4 लीटर वॉल्यूम एट एसटीपी क्या होता है, 1 मोल होता है। तो ये 1 मोल गैस का मास हुआ, तो ये एक्चुअली क्या हो गया है, 100 ग्राम पर मोल, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया है। अब मॉलिक्यूलर वेट का मतलब क्या हुआ कि वेट ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल इक्वल्स टू 100 ग्राम, दैट इज वेट ऑफ कितने मॉलिक्यूल, 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। सो दीज मैनी मॉलिक्यूल्स का मास कितना है, 100 ग्राम है। तो आई कैन फाइंड कि भाई वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 6.022 into 10 to the power 23 ग्राम, एक मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा। नाउ हमें पता है, कंसेप्ट दिया हुआ है इंफॉर्मेशन के मॉलिक्यूल इज व्हाट, मॉलिक्यूल इज ट्राई एटॉमिक। माने अगर ये एक मॉलिक्यूल का मास है, इसका मतलब ये हुआ कि 3 एटम्स का मास है। सो वेट ऑफ 3 एटम्स इक्वल्स टू 100 upon 6.022 into 10 to the power 23 gram। Therefore weight of 1 atom कितना हो जाएगा, that is going to be what, 100 upon 3 into 6.022 into 10 to the power 23 हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो कि ये 100 है, ये ऊपर में ले लेता हूं, ये हो जाएगा 10 to the power -23 और इसको मैं 6 कंसिडर कर लेता हूं, 6, तो नीचे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 18 आ जाएगा। ठीक है, और 100 को 18 से जब आप डिवाइड करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो आंसर बनता है 5.555 इंटू 10 to the power -23 ग्राम। हालांकि आंसर 5.555 से थोड़ा कम आएगा, क्यों, क्योंकि इसका मल्टीप्लीकेशन है ना 18 से थोड़ा ऊपर आएगा, दैट इज 18.066 आएगा। तो इससे आप डिवाइड करोगे तो आंसर क्या जाएगा, 5.555 से थोड़ा कम होगा। तो हम ऐसा कोई ऑप्शन है ना तो सर्च करते हैं स्टूडेंट्स। चलो भाई, मिल गया आंसर, कर लोगे ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे बड़ा कैच ये था कि मॉलिक्यूल की इंफॉर्मेशन जो दी है वो है ट्राई एटॉमिक, और कंसेप्ट कौन सा लगाना है कि दिस मच वॉल्यूम का वेट ये दिया है, तो 22,400 ml का वॉल्यूम जो होगा ना वो उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा। उसके बाद काम बहुत आसान है कि 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स का मास उसके मॉलिक्यूलर वेट जितना, तो एक मॉलिक्यूल का मास निकाल दो। मॉलिक्यूल ट्राई एटॉमिक है, तो एक मॉलिक्यूल का जितना मास होगा 3 एटम्स का मास भी उतना होगा, तो फिर एक एटम का हाउ मच। ठीक है, चलो कर लेना आसानी से। The maximum number of molecules are present in, चलो भाई कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से, 5 लीटर N2 गैस एट एसटीपी, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा। तो ये है 5 लीटर N2 गैस एट एसटीपी, तो ये बनेगा 5 अपॉन 22.4, 0.5 ग्राम हाइड्रोजन गैस। तो इसको अगर मुझे मॉलिक्यूलर नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करूंगा, 0.5 डिवाइडेड बाय 2 ये बनेगा 1/4। 10 ग्राम ऑक्सीजन गैस, चलो मैं इसको यहां सॉल्व करता हूं, ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 32, और 15 लीटर हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी, तो 15 को क्या करेंगे 22.4 से डिवाइड करेंगे, चेक करो। अब इन सब में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, चेक करें, इन सब में सबसे ज्यादा
आंसर 10/32 है ना, इसको मैं कर सकता हूं कि ये 1/3.2 है और ये 1/4 है, तो 2 से तो 3 की वैल्यू ज्यादा है, चेक करो क्यों, क्योंकि ये 1/4 है जबकि ये 10/32 है ना स्टूडेंट्स, तो ये 1/3.2 है, तो इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। अब इसको कंप्लीट करते हैं, चेक करो इसको क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर नीचे में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, 10/44.8 होगा। अगर ये 10/44.8 है तो ये, अच्छा पहले तो ये देख लो कि 5 और ये 15 है, तो इससे तो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 22.4 है और इसका डिनोमिनेटर 22.4 है। बात समझ में आ गई। और इसको देखो, यहाँ न्यूमरेटर 5 है, यहाँ न्यूमरेटर ज्यादा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। अब ये 10/44.8 है, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये बनेगा 4.48। चेक करो ये क्या बनेगा, 1/4.48 है और यहाँ पर 15/22.4 है, तो इसको अगर मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लूं तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 30/44.8 और ये बनेगा 3/4.48। चेक करो, तो 1 और 4 को कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली 4 की वैल्यू 1 से ज्यादा है। ओके, और 2 और 3 को कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली 3 की वैल्यू ज्यादा है। तो अगर आपको कंपटीशन करनी है तो किससे कंपटीशन करेंगे, आपको कंपटीशन करनी है 1/3.2 एंड 3/4.48 से कंपटीशन करनी है, तो इन दोनों में कौन ज्यादा होगा। ठीक है, अब इसका न्यूमरेटर 3 है, इसका न्यूमरेटर 1 है, इसका न्यूमरेटर भी अगर मैं 3 करना चाहूं तो ऊपर नीचे में 3 से मल्टीप्लाई कर लूं तो ये बनेगा 3/9.6 और ये है 3/4.48। चेक करो, अब ये कंपैरिजन कैसे करोगे, तो इन दोनों का न्यूमरेटर सेम है लेकिन इसका डिनोमिनेटर क्या है, इसका डिनोमिनेटर ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू ज्यादा हो गई, तो हाईएस्ट वैल्यू किसकी हो जाएगी, हाईएस्ट वैल्यू हो जाएगी 15 लीटर हाइड्रोजन की। ठीक है, तो हमने कैसे सारे के सारे कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स चेक किए, कैसे सॉल्व किए, वो मैंने आप लोगों को मैथमेटिकली सॉल्व करके दिखाया है। ठीक है, चलो तो आप खुद इसको प्रैक्टिस करें, जब भी कोई भी क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इसमें केमिस्ट्री से ज्यादा मैथमेटिक्स का पार्ट था। 5 लीटर डिवाइडेड बाई 22.4, मैंने क्या किया, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया और इसको बना दिया 1 के फॉर्म में, तो ये बन चुका है 4.48। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, सेम वे 10, अच्छा 0.5 ग्राम हाइड्रोजन, 0.5 डिवाइडेड बाई इट्स मॉलिक्यूलर वेट, तो ये बन चुका है 1/4। 10 ग्राम O2 गैस, 10 ग्राम O2 गैस 10 डिवाइडेड बाई 32, जिसको मैंने बना दिया 1/3.2। बात समझ में आ गई। 15 लीटर हाइड्रोजन गैस 15 डिवाइडेड बाई 22 पॉइंट, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 30/44.8 और ये अल्टीमेटली बन चुका है 3/4.48। ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर करें तो डेफिनेटली ये वैल्यू ज्यादा है, क्यों, क्योंकि इसका न्यूमरेटर ज्यादा है, तो इन दोनों में ये ज्यादा है और 2 और 3 के अंदर 3 ज्यादा है, तो अब कंपटीशन करेंगे 3 और 4 की, तो 3 है 1/3.2 और 4 है 3/4.48। अब इसका न्यूमरेटर 1 है, इसका न्यूमरेटर 3 है, दोनों का न्यूमरेटर सेम करने के लिए मैंने इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया, तो दोनों का न्यूमरेटर सेम है लेकिन इसका डिनोमिनेटर स्मॉल है, इसका डिनोमिनेटर लार्ज है, तो ये वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। ये वैल्यू किसकी है, इसकी है, तो हाईएस्ट वैल्यू किसकी हो जाएगी, 4 की हो जाएगी। ठीक है, चलो बड़े आगे। How many moles of magnesium phosphate, that is Mg3PO4 twice, will contain 0.25 mole of oxygen atoms? चलो भाई, Mg3PO4 ट्वाइस के मॉलिक्यूल को देखे फॉर्मूला को कि एक मोल में 4 टू 8 ऑक्सीजन एटम्स है, तो 8 ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल Mg3PO4 ट्वाइस,
तो आपको कितने चाहिए 0.25, यहाँ पर एक्चुअली 8 मोल लिखना चाहिए, 8 मोल ओ एटम्स, 0.25 मोल ओ एटम्स कितने में प्रेजेंट होंगे 0.25 डिवाइडेड बाई 8 मोल। ठीक है, इसे आप सॉल्व करोगे तो आएगा 0.03125, तो ये बनेगा 3.125 इंटू 10 टू द पावर -2 मोल Mg3PO4 ट्वाइस। ठीक है, चलो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। $22.4 लीटर ऑफ वाटर वेपर एट एनटीपी, एनटीपी एसटीपी हम सेम लेकर चल सकते हैं। व्हेन कंडेंस्ड टू वाटर ऑक्यूपाइज एन अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ, तो सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि 22.4 लीटर वेपर जो होती है ना एनटीपी पर, वो क्या होती है। तो अगर आपको क्वेश्चन में एसटीपी या एनटीपी दे रखा है ना, तो आप ये समझ लीजिए कि किसी भी 22.4 लीटर का मतलब होता है 1 मोल। तो यहाँ पर क्या है 1 मोल H2O गैस है, 1 मोल H2O गैस का मास क्या होता है 18 ग्राम मास होता है। अब इसको आप कंडेंस करेंगे, क्या करेंगे कंडेंस करना, क्या होता है कंडेंस करने का मतलब होता है कि वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करना। तो 1 मोल वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होगी तो वो 1 मोल H2O लिक्विड बनेगा। अब ध्यान से 1 मोल H2O लिक्विड का मास तो सेम ही रहेगा, अगर वो सब्सटेंस सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वेपर है, किसी भी कंडीशन में उसकी फिजिकल स्टेट कुछ भी हो लेकिन उसका मास कांस्टेंट रहता है। तो 1 मोल H2O का मास कितना रहेगा 18 ग्राम रहेगा। तो या तो उसका आंसर 18 ग्राम आएगा, सुनना ध्यान से, लेकिन आपको पता है कि उसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है। तो डेंसिटी क्या होती है मास अपॉन वॉल्यूम, और अगर डेंसिटी 1 है ना तो जितना उसका मास है उतना ही क्या होगा उसका वॉल्यूम भी होगा। तो या तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए 18 ग्राम वाटर आना चाहिए या 18 ml वाटर आना चाहिए। चलो तो 18 लीटर नहीं, 1 लीटर नहीं, 1 ml नहीं, 18 ml। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर कंसेप्ट किसका यूज कर लिया है, यहाँ पर कंसेप्ट यूज कर लिया है डेंसिटी ऑफ वाटर, जो हमें पता ही होना चाहिए कि वो हमेशा 1 ग्राम पर ml हम ले लेते हैं। हालांकि क्वेश्चन में कुछ और वैल्यू दी है तो डेफिनेटली फिर वो लेकर के हमें सॉल्व करना है। 22.4 लीटर वेपर माने 1 मोल, 1 मोल अगर कंडेंस करोगे तो बनेगा क्या 1 मोल H2O लिक्विड। अब 1 मोल वाटर का मास कितना होता है 18 ग्राम और उसकी डेंसिटी 1 है, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 18 ml हो जाएगा। चलो 0.01 मोल ऑफ आयोडोफॉर्म। तो आयोडोफॉर्म क्या है वो आपको मैं बताऊं। अगर एक कार्बन वाला सब्सटेंस है उस पर एक हाइड्रोजन है और उसके ऊपर फ्लोरीन लगा है ना, तो उसको फ्लोरोफॉर्म कहते हैं। CHCl3 है तो उसको क्लोरोफॉर्म कहते हैं, CHBr3 है तो उसको ब्रोमोफॉर्म कहते हैं, और CHI3 है ना तो इसको आयोडोफॉर्म कहते हैं, जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। CHI3 reacts with Ag to produce gas whose volume at NTP is। अब इसको देखे ध्यान से, रिएक्शन क्या है वो मैं आपको बताऊं। ये है CH और ये है I और मैं यहां ले रहा हूं दूसरा I और यहां पर रिएक्शन होगी 6Ag के साथ। तो ये Ag करेगा क्या, ये Ag जो है ना ये आयोडीन को ले लेगा, तो यहां पर आपको मिल गया है 6AgI सॉलिड। और जो बचा है वो क्या है बताए, ये कार्बन की 3 आयोडीन चले गए तो 3 वैलेंसी बाकी है, ये कार्बन पर से 3 आयोडीन चले गए 3 वैलेंसी बाकी है। तो क्या होगा H और C,
H और C इतना बचा है, चेक करो यहाँ और यहाँ, ये तीन वैलेंसी और ये तीन वैलेंसी एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगी तो आप समझ सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड जिसको हम अल्काइन कहते हैं, और दो कार्बन है तो उसको हम इथाइन कहेंगे, इथाइन, या तो कमर्शियली इट इज ऑल्सो नोन एज एसिटिलीन जो गैस होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या पूछा है, 0.01 मोल में से ये कितना बनेगा। तो पहले तो देख लो कि 2 मोल में से 1 मोल बनता है, तो 2 मोल CH3 gives 1 मोल C2H2, therefore 0.01 मोल CH3 में से क्या बनेगा, 0.01 divided by 2, that is 0.005 मोल C2H2 बनेगा, और उसका वॉल्यूम पूछा है और सारे आंसर ml में है। तो अब मैं इसे सॉल्व करूंगा कि 1 मोल C2H2 का वॉल्यूम 22,400 ml होगा। Therefore, मैं इसको ले लेता हूं, सिंप्लीफाई करना आसान होगा, 0.01 डिवाइडेड बाई 2 मोल C2H2 का वॉल्यूम 0.01 डिवाइडेड बाई 2 एंड 22400 है ना, उसको मैं ऐसे लिख देता हूं। फायदा क्या है इसका मैं समझाता हूं, ये और ये कट जाएगा और ये कटेगा तो आंसर बनेगा 112 ml। इज देयर एनी ऑप्शन अवेलेबल? यस। ठीक है, चलो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, द मिनिमम क्वांटिटी इन ग्राम्स ऑफ H2S नीडेड टू प्रेसिपिटेट 63.5 ग्राम ऑफ Cu+2। अब देखो ये जो इक्वेशन दिया है ना, वो इक्वेशन को हमें यूज करना है, हमें इसको प्रेसिपिटेट आउट करना है H2S के साथ रिएक्शन कराकर CuS के फॉर्म में। अब यहाँ पर क्या है, 1 मोल रिएक्ट कर रहा है 34 ग्राम से। ठीक है, अब 1 मोल Cu+2 का वेट कितना होता है, 63.5 ग्राम ही होता है, क्योंकि कॉपर का ही वेट लेना पड़ेगा। तो 63.5 ग्राम Cu+2 को प्रेसिपिटेट कराने के लिए कितना चाहिए, 34 ग्राम। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, सिर्फ इक्वेशन को रीड कर लिया ना ढंग से तो आपका काम हो जाएगा। चलो ओके, लेट्स रीड। 2.76 ग्राम सिल्वर कार्बोनेट ऑन बीइंग स्ट्रांगली हीटेड yields a residue weighing what। अब इसको समझे क्वेश्चन को ध्यान से। एक्चुअली होता क्या है पता है कि Ag2CO3 को अगर जब आप गर्म करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो उसमें से Ag ये सॉलिड है और ये सॉलिड है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनकर के उड़ जाता है इसे गर्म करेंगे तो। लेकिन यहाँ पर एक और वर्ड यूज किया है, दैट इज व्हाट, स्ट्रांगली हीटेड। स्ट्रांगली हीटेड, जब उसे और गर्म करते हैं ना स्टूडेंट्स, और गर्म करते हैं ना, तो क्या होता है पता है, ये भी डिकम्पोज हो जाता है और आपको क्या मिलता है, ट्वाइस Ag सॉलिड, और ये बनता है हाफ O2 गैस। तो आपको कुल मिलाकर इक्वेशन दिया है कि Ag2CO3 को गर्म करेंगे तो ट्वाइस Ag जो सॉलिड होगा, O2 गैस होगा, CO2 गैस होगा, तो वो गैस तो उड़ जाएगी, तो बचेगा क्या, जो बचेगा ना ये बचेगा, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रेसिड्यू। तो Ag2CO3 को गर्म करने से आपको क्या मिलता है, Ag एज अ रेसिड्यू मिलता है। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर मैं निकालूं तो Ag का एटॉमिक वेट है 108 और 2 Ag का हो जाएगा 216, और पूरे कार्बोनेट का अगर मैं मास निकालूं तो वो होता है 60, तो ये हो चुका है 276। ठीक है, तो 1 मोल में से 2 मोल मिलता है। तो अगर मैं कंपेयर करूं इसको, थोड़ा कलर चलो ग्रीन ले लेते हैं, तो 276 ग्राम को अगर मैं गर्म करूंगा तो 2 मोल सिल्वर माने 216 ग्राम सिल्वर मिलेगा। चलो अब कंपेयर कर लेते हैं कि 276 ग्राम Ag2CO3 को अगर मैं स्ट्रांगली गर्म करता हूं तो 216 ग्राम मुझे सिल्वर मिलता है। देयरफॉर 2.76 ग्राम
Ag2CO3 को अगर मैं गर्म करूंगा, सिर्फ मुझे डेसिमल पॉइंट ही काटने हैं, तो 2.16 ग्राम जितना सिल्वर मिलेगा। ठीक है, इक्वेशन को ढंग से समझे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलो लेट्स हैव अ न्यू क्वेश्चन। The volume of gas at NTP, जिसे हम STP कहेंगे, प्रोड्यूस बाय 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। अब इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रही है और आपको गैस कौन से मिलेगी, C2H2, जिसको अभी अभी हम मिल चुके हैं, जिसको हम कहते हैं इथाइन गैस या तो कहते हैं एसिटिलीन गैस। अब इनका रिलेशनशिप हम एस्टैब्लिश करेंगे, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, और वो क्या है, CaC2 प्लस ट्वाइस H2O। ध्यान से एक बात मैं आपको बता दूं कि इसमें तो इक्वेशन बैलेंस करके दिया है, लेकिन आपको एग्जाम में इक्वेशन बैलेंस करके देंगे ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले ऐसे केसेस में आपके पास क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड रिएक्शन इक्वेशन होना चाहिए। ठीक है, चलो अब ध्यान से इसके एक मोल से, ध्यान से देखना, मुझे इसके कैल्शियम कार्बाइड के और एसिटिलीन के बीच का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है। तो इसके एक मोल से मुझे इसका एक मोल मिल रहा है। अब देखो, इसका मुझे वेट दिया है तो मुझे इसके वेट से डील करना है, और इसका मुझे वॉल्यूम फाइंड करना है एसटीपी पर या एनटीपी पर, तो मुझे इसके वॉल्यूम से डील करना है। अब मैं लैंग्वेज बदल रहा हूं, इसके वेट को अगर मुझे लिखना है ना, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कैल्शियम का 40 और 2 कार्बन का 24 माने हो जाएगा 64। इसका क्या हो जाएगा, 64। तो 64 ग्राम कैल्शियम कार्बाइड गिव्स मी 22.4 लीटर गैस एट एसटीपी। चेक करो। तो अब मैं इक्वेट कर रहा हूं, कैसे इक्वेट कर रहा हूं कि 64 ग्राम कैल्शियम कार्बाइड मुझे क्या दे रहा है, 22.4 लीटर C2H2 दे रहा है। मेरे पास 100 ग्राम कैल्शियम कार्बाइड है। कितना है, 100 ग्राम। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बाइड मुझे 100 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई 64 लीटर C2H2 देगा। बोलो सही। अब इसमें से कौन सा आंसर आएगा उसको ध्यान से समझते हैं। पहला 22.4 लीटर आंसर नहीं आएगा। दूसरा 100/64 की अगर मैं बात करूं ना स्टूडेंट्स, तो उसका आंसर मोर देन 1 होता है। तो मोर देन 1 इंटू 22.4 की वैल्यू हमेशा 22.4 से कहां जाएगी, ऊपर जाएगी। तो मेरा आंसर 17.5 नहीं आएगा। क्या ये चीजें समझ में आ रही है। अब दूसरी बात, अब इसका रेशियो चेक करो। 100/64 अगर आप करोगे ना, 100/64, तो इसका पहले 1 और 2 के बीच में हमें कॉन्फ्लिक्ट है, तो आंसर क्या बनेगा, 22.4 और 35 के बीच का रिलेशनशिप जो है ना, ये इससे ऑलमोस्ट 1.5 टाइम है और ये इससे 3 टाइम्स है। ये जो है ना इससे ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है और ये इससे 1.5 टाइम्स है। तो 100/64 जो है ना, उसका आंसर आपको क्या लग रहा है कि 3 के नजदीक आएगा या 1.5 के नजदीक आएगा। ऑब्वियस सी बात है कि 3 टाइम्स नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका अगर 3 टाइम्स करेंगे तो आंसर ऑलमोस्ट 180-190 के बीच में आएगा, और इसका अगर 1.5 टाइम्स करेंगे तो 64 का 1.5 टाइम्स करोगे तो ऑलमोस्ट आंसर आपको क्या मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स, 35 लीटर आंसर आना चाहिए। पूरा पूरा कैलकुलेशन हम अप्रोक्सीमेशन से कर रहे हैं। ध्यान से, ये जो रेशियो है ना, रेशियो की वैल्यू अगर 3 आई तो आपका आंसर 70 होगा, और ये रेशियो की वैल्यू अगर 1.5 आई तो आपका आंसर 35 आएगा। तो पहले तो ये देख लो कि हमने 3 और 4 क्यों निकाल दिए, क्योंकि इसका आंसर 22.4 तो आएगा नहीं। दूसरा, इसका आंसर 22.4 से ज्यादा आएगा तो ऑप्शन नंबर 3 भी निकल गया। अब 1 और 2 में से कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो 100/64 का आंसर 1.5 के नजदीक आएगा, 3 के नजदीक नहीं आएगा। तो फिर मैंने क्या कर लिया, इसको हम काट लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कभी कभी हर बार मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करना कंपलसरी नहीं होता है, थोड़ा लॉजिक अप्लाई करके भी हम सॉल्व कर लेना तो हमारा काम फटाफट से हो जाता है। चलो भाई,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। Element A reacts with oxygen to form a compound A2O3. If 0.359 gram of A reacts to give 0.559 gram of compound, then the atomic weight of A will be. अब यहाँ पर concept of equivalent weight का यूज किया है, equivalent weight का concept। तो इक्विवेलेंट वेट का कंसेप्ट है ना, हमें दो तरह से यहां पर अप्लाई करना पड़ेगा। किसी भी एलिमेंट का वो मास जो 8 ग्राम ऑक्सीजन से, 1 ग्राम हाइड्रोजन से, 35.5 ग्राम क्लोरीन से रिएक्ट करता है ना, उस मास को उसका इक्विवेलेंट मास कहते हैं। और दूसरा कंसेप्ट है इक्विवेलेंट वेट इज नथिंग बट एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। दोनों आई रिपीट, पहला the mass of element that reacts with 1 gram hydrogen या 8 gram oxygen या 35.5 gram chlorine, that mass of an element is called equivalent mass या equivalent weight। और दूसरा equivalent weight is atomic weight divided by valency। तो सबसे पहले है ना, इसको ध्यान से देखें, दूसरा equivalent weight की दूसरी डेफिनेशन क्या है, atomic weight divided by क्या है, वैलेंसी। इसको हम बाद में यूज करेंगे। चलो भाई, आपके पास है एलिमेंट ए दैट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, उसमें से आपको मिलता क्या है, A2O3। अब देखो यहां पर क्या लिया है, 0.359 ग्राम, 0.359 ग्राम ए है, जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 0.559 ग्राम A2O3 बनाता है। तो 0.359 ग्राम ए है, 0.559 ग्राम क्या है, ऑक्साइड है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अगर मैं अप्लाई करूं तो यहां पर 0.200 ग्राम क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, तब जाकर के इन दोनों का टोटल 0.559 ग्राम होगा। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि 0.2 ग्राम ऑक्सीजन reacts with 0.359 gram A। Therefore 8 ग्राम ऑक्सीजन जिससे रिएक्ट करेगा, उस मास को हम क्या कह देंगे, उसका इक्विवेलेंट मास कह देंगे। दैट इज 8 इंटू 0.359 अपॉन 0.2 के बदले में लिख देता हूं 2 इंटू 10 टू द पावर -1। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये बनेगा ऐसे, चेक करो। तो ये 0.359 ग्राम, ये क्या हो चुका है पता है, ये हो चुका है उसका इक्विवेलेंट वेट, ये हो चुका है उसका इक्विवेलेंट वेट। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, A2O3 कंपाउंड बन रहा है। A2O3 में A का चार्ज क्या है, A का चार्ज माने वैलेंसी क्या है, एक ऑक्सीजन का चार्ज -2, 3 का हो गया -6, 2 A का चार्ज बनेगा +6, तो एक A का चार्ज बनेगा +3। तो इसमें इसकी वैलेंसी क्या है, इसकी वैलेंसी या तो चार्ज है 3। तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय 3 होगा। तो एटॉमिक वेट क्या बनेगा, एटॉमिक वेट क्या बनेगा, इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाइड बाय 3 बनेगा। अब यहाँ 3 इंटू 40 इंटू 0.359 है, चेक करो 0.359। अब ये 0.359 है ना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। अब मान लो कि 0.333 होता तो ये 1/3 होता, सोचो। अब इसको मैं अभी के लिए 1/3 ले लेता हूं, 3 इंटू 40 इंटू 1/3, तो इसका आंसर क्या बनेगा, 40 ग्राम पर मोल बनेगा। हालांकि 0.333 हो तो आंसर 40 आएगा, लेकिन 0.359 है तो आंसर 40 से क्या आना चाहिए, 40 से थोड़ा ऊपर वाला आंसर आना चाहिए। अब होपफुली के 40 से थोड़ा ऊपर वाला आंसर जो है ना, वो मेरे ख्याल से ये है, मेरे ख्याल से ये है थोड़ा ऊपर वाला, ये काफी ऊपर है, ठीक है ना। चलो, तो फिर भी एक बार एक काम करते हैं,
हाँ, क्रॉस चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ओके गुड। तो प्रैक्टिकली भी यही है उसका आंसर 43.08 ग्राम पर मोल। देखो स्टूडेंट्स 40 से ऊपर के जो आंसर है ना वो ये भी है और ये भी है, लेकिन आप समझ सकते हैं बहुत ऊपर है। ये जो है ना इनके बीच का डिफरेंस कोई इतना ज्यादा नहीं है, देख लो 0.333, तो यहाँ है 0.359, बस इतना ही फर्क है, थोड़ा ही ऊपर जाएगा आंसर। तो हमने क्या सिलेक्ट कर लिया है स्टूडेंट्स, हमने आंसर सिलेक्ट कर लिया है 43.08। देखिए स्टूडेंट्स मैं बार बार कहता हूं कि हर बार मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना कंपलसरी नहीं है। आप अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व करेंगे ना तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा, यू कैन सेव टाइम। और इस बार का जो 2025 का नीट का पेपर है ना उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन में ही स्टूडेंट्स बहुत लंबे समय तक उलझे रह गए, एंड ड्यू टू दैट रीजन बहुत सारे क्वेश्चंस स्पेशली फिजिक्स में वो सॉल्व नहीं कर पाए और रिजल्ट बहुत डिजास्टर्स हो गया। तो आप अपनी मैथमेटिकल स्किल जो है ना अप्रोक्सीमेशन वाली, यूनिटरी मेथड वाली, ये सारी मैथमेटिकल स्किल को बहुत इंप्रूव करना चालू कर दे स्टूडेंट्स। और वही सारी चीजें मैं आपको क्वेश्चंस में समझा रहा हूं, और ये जो वीडियो है ना उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप अपने दोस्तों के साथ भी ऐसे वीडियो शेयर करें, उनका भी इंप्रूवमेंट होगा। दे विल डेफिनेटली थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस वीडियोस विद हिम। ओके, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स। कैल्शियम कार्बोनेट इज 90% प्योर। Volume of carbon dioxide collected at STP when 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज डिकम्पोज। चलो भाई, कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन करेंगे ना स्टूडेंट्स तो उसमें से मुझे मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इसके एक मोल में से मुझे इसका एक मोल मिलेगा। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 100 ग्राम और इसका वॉल्यूम में लिख लूं एसटीपी पर 22.4 लीटर। चेक करो। अब 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है ना, तो उसमें से मुझे 22.4 लीटर CO2 मिलेगा। तो 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है तो उसमें से मुझे 2.24 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। चेक करो, ठीक है। तो एक बात मैं बहुत श्योरली कह सकता हूं कि ये दो तो मेरे आंसर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि मेरा एक्चुअल आंसर 2.24 लीटर है, तो 2 लीटर से तो ज्यादा वाले आंसर तो मुझे पहले ही काट लेना है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज आती है ये, दैट इज 90% प्योर। ये कब आएगा पता है? जब आपका कैल्शियम कार्बोनेट 100% प्योर है। लेकिन अगर आपका कैल्शियम कार्बोनेट 90% प्योर है, माने 100% से थोड़ा कम, 10% कम, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो मिलेगा ना वो भी 10% कम मिलेगा। तो आपका आंसर आएगा ये नहीं आएगा। ये क्या है पता है? ये वैल्यू इससे हाफ है, हाफ से भी अंदर है। अगर कैल्शियम कार्बोनेट 50% प्योर होता ना तो फिर इसकी हाफ वैल्यू आती। पहले तो ये समझ लो कि आपका ओरिजिनल सब्सटेंस ही लेस प्योर है, तो आपकी प्रोडक्ट भी क्या मिलेगी? थियोरेटिकली कैलकुलेटेड वैल्यू से कम मिलेगी। अगर आपके टीचर का नॉलेज ही कम है तो आपके मार्क्स भी कम आएंगे। तो ओरिजिनल सब्सटेंस की प्योरिटी अगर 100% है तो आपको इतना वॉल्यूम मिलेगा, लेकिन ओरिजिनल सब्सटेंस की प्योरिटी कम हो रही है तो डेफिनेटली आपको कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना मिलेगा? कम। लेकिन कितना कम? ये कितना कितना लेस है? 100% नहीं है लेकिन 90% माने 10% कम है, तो इसका आंसर भी 10% डाउन जाएगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा? 1 बनेगा। ये नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि ये ऑलमोस्ट 50, इवन 50 से भी ज्यादा कम, माने 40%, 45% के आसपास प्योरिटी हो ना, तो ये आंसर आएगा, ठीक है। तो हर बार मैंने क्या बताया कि हर बार मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना कंपलसरी नहीं है, हाँ, लेकिन जहां करना है वहां डेफिनेटली करना पड़ेगा। चलो भाई, 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, विल रिएक्ट विद डैश ग्राम ऑफ, देखो ध्यान से, 20% प्योर HCl बाय वेट। अब यहां पर आपके पास 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, उसकी रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करानी है, और वो सैंपल कैसा है? वो 20
सॉरी 20% प्योर ही है। इसका मतलब है कि उसमें से अगर आप 100 ग्राम HCl लोगे ना तो आपको HCl सिर्फ 20 ग्राम ही मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एब्सोल्युटली हमें कितना HCl चाहिए। चलो भाई, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन में करूंगा ट्वाइस HCl से, दैट गिव्स मी CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। बैलेंस्ड इक्वेशन ही मैंने लिख लिया है। ओके, तो ये है 100 ग्राम, इसका 1 मोल और इसका मुझे चाहिए 2 मोल। इसके 100 ग्राम के लिए मुझे इसके 2 इंटू 36.5 माने 73 ग्राम चाहिए। तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के लिए 73 ग्राम HCl चाहिए। देयरफॉर 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के लिए इसका हाफ 36.5 ग्राम HCl चाहिए। देखो, कब, अगर आपका HCl 100% प्योर है तब, लेकिन आपका HCl कितना है, 20% प्योर है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 100% प्योर HCl है तो 36.5 ग्राम HCl लगेगा, लेकिन अगर वो 20% प्योर है तो डेफिनेटली ज्यादा लगेगा। ध्यान से, क्यों? क्योंकि उसकी प्योरिटी कम है। तो प्योरिटी डिक्रीजेस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिक्वायर्ड विल इंक्रीज। सो इन दोनों के बीच का रिश्ता क्या है, इनवर्सली रिलेटेड है। तो करना क्या पड़ेगा, 100 इंटू 36.5 डिवाइडेड बाई 20 होगा। ध्यान से, दीज इंटू दीज अपॉन दीज नहीं होगा, नहीं तो आंसर इससे भी कम आएगा। आपका सब्सटेंस अगर लेस प्योर है ना तो उसकी क्वांटिटी रिक्वायर्ड जो होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 100 इंटू 36.5 डिवाइडेड बाई 20। तो इसको मैं 5 से काट लूं तो 182.5 ग्राम HCl। चलो लेट मी चेक इसका नजदीक का कोई आंसर। यस, 4। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके, चलिए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं क्वेश्चन। 2 ऑक्साइड्स ऑफ अ मेटल कंटेन्स 50% एंड 40% ऑफ द मेटल रिस्पेक्टिवली। माने एक ऑक्साइड के अंदर मेटल 50% है, ऑक्सीजन 50% है बाय वेट, और दूसरे ऑक्साइड में मेटल 40% है और ऑक्सीजन 60% है बाय वेट। ठीक है, आगे द फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट ऑक्साइड इज MO। बहुत इंटरेस्टिंग, MO का मतलब हो गया कि अंदर मेटल एंड ऑक्सीजन 1:1 मोल प्रोपोर्शन में है। ध्यान से देखना, वेट प्रोपोर्शन 50-50 है। माने क्या, 50 ग्राम मेटल है तो 50 ग्राम ऑक्सीजन है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने नंबर ऑफ ग्राम्स मेटल के हैं उतने ही नंबर ऑफ ग्राम्स ऑक्सीजन के। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ के चलना है। फॉर्मूला ऑफ द सेकंड ऑक्साइड इज, ध्यान से देखना, ध्यान से, के रेशियो ऑफ weights of M and O is what, 50:50, that is 1:1। and again ratio, अच्छा यहां मैं टाइटल एक लगा दूं स्टूडेंट्स, ये है MO के लिए, रेशियो ऑफ weights of, सॉरी नॉट weights, रेशियो ऑफ, फॉर्मूला देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ M and O, वो क्या है, डेट इज ऑल्सो 1:1 है। चेक करो, अगर वेट का रेशियो भी सेम हो और वही रेशियो अगर मोल का भी हो ना, तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों का मॉलिक्यूलर वेट या तो एटॉमिक वेट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो एटॉमिक वेट ऑफ O equals to 16, that's what atomic weight of M भी क्या होगा पता है, 16 ही होगा। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, समझे क्यों ऐसा होगा, क्योंकि अगर वेट 50 को 16 से डिवाइड करें
और वेट 50 ऑक्सीजन का है उसको भी 16 से डिवाइड करें तो जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो सेम आएंगे, तो फॉर्मूला में वो 1:1 मोल बनेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है यहाँ पर। तो वेट रेशियो सेम है और फॉर्मूला में नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो भी सेम है। ये इनडायरेक्टली सजेस्ट करता है कि ऑक्सीजन का जितना एटॉमिक वेट है ना, एम का भी उतना ही एटॉमिक वेट है। अब मैं जा रहा हूं दूसरे ऑक्साइड पर। दूसरे ऑक्साइड की फॉर्मूला में अज्यूम कर लेता हूं, दैट इज MxOy है, जिसमें वेट ऑफ मेटल कितना है 40 ग्राम है एंड वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है 60 ग्राम है। नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एम कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एम होगा 40/16 जो उसका एटॉमिक वेट है। या तो मैं फॉर्मूला के साथ लिखूं तो ये बनेगा वेट अपॉन एटॉमिक वेट दैट इज 40/60 और ये होगा N ऑफ O वेट अपॉन एटॉमिक वेट दैट इज 60/16। अब इन दोनों का रेशियो N ऑफ M इज टू N ऑफ O क्या होगा 40/16 इज टू 60/16। 16 कट जाएगा 40:60 इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 2:3। सो फॉर्मूला बनेगी M2O3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है स्टार्टिंग में कि 50% मेटल है तो 50% ऑक्सीजन है, तो जितना मास मेटल का उतना ही मास ऑक्सीजन का, माने मास रेशियो 1:1। उसकी फॉर्मूला बताई है MO जिसमें नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो 1:1, वेट का रेशियो 1:1, मोल्स का रेशियो भी 1:1। तो डेफिनेटली जितना एटॉमिक वेट ऑक्सीजन का है ना उतना ही एटॉमिक वेट 16 मेटल का होगा ना, तो ही ये पॉसिबल है। तो इनडायरेक्टली आपको क्या बता दिया है कि मेटल का एटॉमिक वेट 16 है। इसका सीधा हमने यहां पर यूज कर लिया, इसका वेट 40 इसका 60, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकाल करके रेशियो ले लिया है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए जिस क्वेश्चंस में मैथमेटिक्स है और उसको अप्रोक्सीमेशन से कैसे सॉल्व किया जाता है ना, वो सारी चीजें मैंने आपको बहुत डिटेल में गाइड की है। और हर बार मैंने बताया है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको प्रिसाइज आंसर मैथमेटिक्स से निकालना ही पड़ता है, लेकिन हर बार मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं होती है। ऑप्शंस को देखकर आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर को इमीडिएटली समझना पड़ेगा, तब जाकर के आप टाइम बचा पाएंगे। और ऐसी टाइम बचाने वाली बहुत सारी टेक्निक हर क्वेश्चन में मैं आप लोगों को बताता रहता हूं, वो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी। सारे क्वेश्चंस आप फिर से खुद सॉल्व करें, तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कुछ स्टूडेंट्स हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहे हैं कि आपको हमारे लेक्चर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन। कमेंट बॉक्स में भी आप अपने फीडबैक शेयर कर सकते हैं। आप कौन से चैप्टर पर या कौन से टॉपिक पर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहते हैं वो भी आप डेफिनेटली हमारे साथ शेयर करें। ये जो है इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप उसको पूरा एक्सेस कर सकते हैं। आप कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं ना वो भी आप हमें बताएं, और कौन से कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट से साथ जुड़े हुए हैं उसके साथ उसका नाम भी हमें बताएं, तो उसके रिलेटेड भी हम आप लोगों को अच्छे से मदद कर पाएंगे। और हमारे यहाँ जो ऑफलाइन कोचिंग है, ऑफलाइन कोचिंग में भी हमारा रजिस्ट्रेशन होता है, तो आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली हम आपको ऑफलाइन में भी मदद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे साथ जो बच्चे जुड़ते हैं उनको ऑफलाइन में कंसेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ाए जाते हैं एंड दैट हेल्प स्टूडेंट्स टू सॉल्व द क्वेश्चंस बाय देमसेल्व्स, तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बन जाएगा। अल्टीमेटली हमारा पर्पस ये है कि आपका स्कोर बहुत अच्छा है, बीट JEE और नीट, और आप अच्छे इंस्टीट्यूट से इंजीनियर और डॉक्टर बने, अपना अपने पेरेंट्स का और देश का नाम रोशन करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, एंजॉय केमिस्ट्री।